Hello everyone. I welcome you all to India's largest learning platform, An Academy. Here we aim to crack MPPSC and व्यापम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे 3 YouTube चैनल्स के बारे में बता देती हूँ जहाँ पर MPPSC और व्यापम के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। ये 3 YouTube चैनल्स हैं लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, MP 360 और अभियान। जैसा कि आप करंटली देख सकते हैं ये क्लास मैं अभियान चैनल पर कंडक्ट कर रही हूँ। उसी तरह हमारे 3 टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहां पर इन क्लासेस का सारा कंटेंट शेयर किया जाता है। ये 3 चैनल्स हैं लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, अभियान और MP 360। तो जिस तरह करंटली क्लास अभियान चैनल पर कंडक्ट की जा रही है, इस क्लास की PDF भी टेलीग्राम चैनल अभियान पर शेयर की जाएगी जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा है, आप इसको अभी ही ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपके पास ये नोट्स भी आ जाए और साथ में सारे YouTube क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिल पाए। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स क्लासेस लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें एडेड फीचर्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट है कि आप अपने एजुकेटर्स में से जिस भी एजुकेटर से आपको बेस्ट समझ आता है आप उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं क्लास के वक्त, आप उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, साथ ही में आप अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक कोर्स डिजाइन होकर मिलता है जो आपके एग्जाम सिलेबस के हिसाब से डिजाइन होता है, कस्टमाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। साथ ही में जो लोग डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं उनको डिफरेंट बैच कोर्सेज भी मिलते हैं जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो पाए। साथ ही में आपको एजुकेटर्स के थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं और वो भी लाइव होते हैं, यानी कि आप उनके साथ उसी टाइम पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपने आंसर्स के लिए क्लैरिटी भी ले सकते हैं। साथ ही में आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ पोल, कमेंट और क्विज के भी फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। आपको इस सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बार ही लेना होता है एंड वंस इट इज डन आपके पास एक्सेस आ जाता है सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का, यानी कि लाइव क्लासेस तो आप अटेंड करेंगे ही, पर जितने रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उन पर भी आपका एक्सेस रहता है और आने वाले न्यू कोर्सेज के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन दी जाती है। जो भी आपके वीडियोस होते हैं क्लासेस के वो आप डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं और जो पीडीएफ्स यूज होते हैं वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। यानी कि जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक तरह से आपकी पूरी प्रेपरेशन पे फोकस किया जाता है फ्रॉम द स्क्रैच। वेयर आज जब आप फ्री क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये सब कुछ बहुत लिमिटेड वे में होता है, इसलिए प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है इस स्टेज पर जहां आप एमपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कुछ ऐसे बैचेस के बारे में, कुछ ऐसी क्लासेस के बारे में जो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर कंडक्ट हो रही है, यानी कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट हो रही है। जिसमें से फर्स्ट है मिशन रैंक, जहां पर MP पुलिस कांस्टेबल की फ्री रिवीजन कैंप को रन किया जा रहा है। ये 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च तक होएगा। इसमें आपका पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, यानी कि पूरी थ्योरी कवर होएगी, साथ में आपको MCQs करवाए जाएंगे और साथ ही में वीकली यहाँ पर फुल लेंथ फ्री MP पुलिस मॉक टेस्ट भी होता है। ये स्केड्यूल आपको यहाँ पर गिवन है जहां पर डेज मेंशन है, सब्जेक्ट, एजुकेटर और टाइम भी मेंशन है। तो जो भी स्टूडेंट्स MP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर इन क्लासेस को अटेंड करें, इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करिए। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए और ये टोटली फ्री है, ये क्लासेस फ्री है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और फिर आप वहां से इन क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है MP पुलिस एंड MPSI। तो इस एग्जाम के लिए भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखे गए थे जहां पर टॉप 3 रैंक होल्डर्स को 1 मंथ की फ्री सब्सक्रिप्शन भी दी गई थी। तो इसी तरह अन अकेडमी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ऐसे फ्री मॉक टेस्ट रखते हैं जहां पर आपको जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनको एक प्राइज भी दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो मोटिवेशन फॉर यू ऑल, आप जरूर इन टेस्ट को अटेम्प्ट किया करें। इसी तरह से आता है नेक्स्ट अन अकेडमी डेली MPG के फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज है MPPSC प्रीलिम्स के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स की डेट काफी पास आ गई है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन टेस्ट को दे सकते हैं। ये रोज शाम को 6:30 होते हैं और साथ ही में आपको एक 1 आवर का टेस्ट एनालिसिस भी दिया जाता है।
साथ ही में जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन दी जाती है फर्स्ट रैंक होल्डर को, और सेकंड और थर्ड को अमेज़न के गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाते हैं। सो आप ज़रूर इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब मैं आपको एक ऐसे बैच के बारे में बता देती हूँ जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्टार्ट हुआ है। इस बैच का नाम है 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी कि यहाँ पर इनका फोकस एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों पार्ट्स पर है, विद आंसर राइटिंग सीरीज। इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च। यहाँ पर आप एमपी के टॉप एजुकेटर्स के साथ क्लासेस लेते हैं, जहां पर आपका पूरा कोर्स कवर करवाया जाता है। साथ ही में आपको पीडीएफ्स मिलते हैं और आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इन एजुकेटर्स के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प होगी। तो डू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, इस बैच में एनरोल करवाएं अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन को और इजी करें। अब आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है फरवरी में स्टार्ट हुए बैचेस की, जो करंटली रन भी हो रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। जिस तरह ये लिस्ट ऑफ बैचेस है फरवरी की, उसी तरह मार्च की भी लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड करी है, जिससे कि आप देख पाए कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो अब आने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट 10 मंथ फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ही ब्रीफ करा था, उसकी स्टार्टिंग डेट 2 मार्च है। सिमिलरली एमपी पुलिस रिवीजन कोर्स भी करवाया जा रहा है एमसीक्यूज के थ्रू, तो इसकी स्टार्टिंग डेट 3 मार्च है, एंड सो ऑन बाकी की लिस्ट भी मेंशन है। तो अगर आप इस लिस्ट में से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जरूर अपने आप को इन बैचेस में एनरोल करवाएं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अब मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के नए फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यू फीचर है वो है लाइव क्विज, यानी कि आपकी फोन पर इस तरह से अनअकैडमी ऐप में आपको एक टेस्ट आइकन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस लाइव क्विज को ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि क्विज यहाँ पर कंडक्ट होगा पर वो भी लाइव रहेगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो टेस्ट आइकन पर ही क्लिक करके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक तरह से रिवीजन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन की। नेक्स्ट इज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फोर्टनाइटली करंट मैगजीन्स आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, बट अगेन ये सारे बेनिफिट्स आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज कि जो सब्सक्रिप्शन है ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए अवेलेबल होती है, जो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक रन होते हैं। पर क्योंकि इनके अमाउंट में भी डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ। इस कॉलम में पर मंथ पेमेंट मेंशन्ड है इन प्लान्स की। अगर आप इसको कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं 12 मंथ्स की पेमेंट है 733 रुपीज पर मंथ, वेयर एज 24 मंथ्स के प्लान में ये पेमेंट होती है 533। यानी कि इसीलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो या तो 12 मंथ्स की ले या फिर 24 मंथ्स की, बिकॉज यहाँ पर मंथ पेमेंट काफी कम होती है। इसको और बेटर करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, सोनल 10। इसको यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। आप देख सकते हैं इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपके 12 मंथ्स की जो आप पहले पेमेंट 733 कर रहे थे, अब वो सिर्फ 660 रहेगी, और 24 मंथ्स में आपके पर मंथ की पेमेंट 480 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस अमाउंट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से बैच की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर रिफ्लेक्ट होगी जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे इनरोल करने का इस बैच में। तब आपके पास सारी क्लासेस यानी कि डेट टाइम और टॉपिक के साथ आपको नोटिफाई किया जाएगा इन दिस फॉर्मेट, और आप यहाँ से अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। साथ ही में जब आप ये क्लास अटेंड करेंगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो एजुकेटर्स पोलिंग के थ्रू आंसर्स भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करके पोलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ये क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके एजुकेटर को कन्वे कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया या आपको कुछ डाउट है। साथ ही में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो भी आप टाइप करके अपने एजुकेटर को सेम टाइम पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही में आपके डाउट्स के लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन इस तरह से आपको दी जाती है। और जो वीकली एंड मेगा क्विजेस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको सेम कॉलम में सेम तरह से मिल जाएगी।
तो दिस वाज ऑल अबाउट अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शंस बेनिफिट्स। ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलते हैं, और आप देख ही सकते हैं किस तरह से कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। अब मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है सोनल नैयर। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद मैंने एमकॉम करा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एमपीपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, बट इससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और जिन्होंने बाय एनी चांस लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है उनके लिए मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो कोर्स रन हो रहा है इसका नाम है बैंकिंग। इस कोर्स को मैंने डिवाइड करा है डिफरेंट पार्ट्स में। इसमें हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये इस कोर्स का फोर्थ क्लास है, जहां पर हम बाकी के सेट ऑफ टॉपिक स्टडी करेंगे। बैंकिंग के फर्स्ट क्लास में हमने कवर करा था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जहां पर हमने देखा था कि कैसे बैंक्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से नए बैंक्स एस्टैब्लिश हुए, और हमने इसके साथ टाइप्स ऑफ बैंक्स भी कवर किया था। सेकेंड क्लास में हमने कवर करा आरबीआई, यानी कि सेकेंड क्लास में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, आरबीआई का कॉम्पोजिशन पढ़ा, और साथ ही में आरबीआई के फंक्शंस को भी हमने कवर किया था। थर्ड क्लास में हमने कवर करे थे सारे मॉनेटरी टूल्स, यानी कि जो भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के पास होते हैं उन सब के बारे में हमने स्टडी करा था। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको यूज किया जाता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह ये मनी सप्लाई और क्रेडिट को इफेक्ट करते हैं, और इसमें हमने दोनों केसेस पढ़े हैं, वो केस भी जहां पर मनी सप्लाई और क्रेडिट को बढ़ाना होता है, और वो केसेस भी जहां पर आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट को कम करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लासेस अटेंड नहीं करी है पहले बाय एनी चांस, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप अब जाकर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और आपके ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग पार्ट 4 से, यानी कि आज के हमारे टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट और आरबीआई ऐसे चेंजेस लेकर आए विच लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऐसे कौन से फंड्स या ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं बैंकिंग के जिनको स्पेशली सेटअप किया गया था कुछ प्रायोरिटी एरियाज पर फोकस करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ऐसे एरियाज में जहां पर इसका कोई भी एक्सेस नहीं था। तो आज की क्लास को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड करा है, जिससे कि हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक ही जगह पर कवर कर पाए। आज की क्लास स्टार्ट होगी विद द टॉपिक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड मेंशन है फंड, यानी कि ये एक तरह का फंड है जिसको इंट्रोड्यूस करा है, सेटअप करा है गवर्नमेंट ने। तो इसको रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आरआईडीएफ के बारे में कि ये सेटअप कब हुआ, ये सेटअप कैसे हुआ, एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। सो व्हेन वी स्टार्ट विद आरआईडीएफ, आप यहाँ पर फर्स्ट चीज देख सकते हैं, नाम से पता लग रहा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि फोकस पॉइंट तो रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, और ये एक फंड सेटअप किया गया है जो इस चीज में हेल्प करेगा। राइट, ये हमें बेसिक मीनिंग समझ आता है इसके नाम से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आरआईडीएफ को एक्चुअल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आरआईडीएफ वाज सेटअप बाय इट वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, और इसका सेटअप हुआ था 1995 और 96 में, यानी कि इस टाइम पर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ में हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये जो फंड है इसको मेंटेन कौन करता है। तो दिस फंड इज मेंटेन्ड बाय नबार्ड। ये फंड नबार्ड मेंटेन करता है, नबार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेंटेन करना।
अभी मैं आपको नाबार्ड के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आरआईडीएफ का एक्सप्लेनेशन पूरा एक बारी ओवर करती हूँ, खत्म करती हूँ। तो आरआईडीएफ के बारे में हमें इतना पता लग गया कि ये रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इस फंड को बनाया गया है। इस फंड को बनाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, और इसको इंट्रोड्यूस करा था 1995 और 96 में। ये फंड मेंटेन किया जाता है नबार्ड के थ्रू, यानी कि नबार्ड इस फंड को मेंटेन करते हैं। और अब मैं मेंशन कर देती हूँ इसका रीजन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल में इस फंड को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि रूरल एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए आरआईडीएफ को बनाया गया था। यानी कि आरआईडीएफ का मेन रीजन ये था कि जो भी ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाए, उनको यहाँ पर फाइनेंस किया जाए। So it says banks which are not able to meet their targets of priority sector lending are required to keep shortfall in RIDF, यानी कि वो बैंक्स जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर के लेंडिंग टारगेट को नहीं मीट कर पा रहे। प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि ऐसा सेक्टर जिसको एडवांटेज मिलता है बाकी सेक्टर्स से ऊपर, इनको फंड्स दिए जाते हैं, इनको फंड्स लेंड किए जाते हैं, इनको लोन्स दिए जाते हैं, और इसका एक टारगेट सेट होता है बैंक्स के लिए। अगर बैंक इस टारगेट को सेट नहीं कर पाता, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ लोन देना है, अगर बैंक उतना लोन नहीं प्रोवाइड कर पाता है इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में, तो जितना भी उनका टारगेट बच जाता है वो उन पैसों को आरआईडीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं, आरआईडीएफ की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि वो फंड्स अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाते हैं, उन फंड्स को इस एरिया में यूज किया जाता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। कमर्शियल बैंक्स के पास टारगेट होता है कि उनको कितने लोन्स देने हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, और अगर वो उतने लोन्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो जो भी डिफरेंस अमाउंट बचता है उनके पास, जिससे कि उनका टारगेट रह गया होता है, वो डिफरेंस अमाउंट आरआईडीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये फंड्स यूज होते हैं रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर? सो दे से द आरआईडीएफ was set up by the government during 1995 and 1996, और इसका एम क्या है, फॉर फाइनेंसिंग ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और साथ ही में मेंशन करा है कि इस फंड को मेंटेन करता है नबार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर नबार्ड का फुल फॉर्म भी मेंशन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि नबार्ड खुद में ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, और इसीलिए ये जो आरआईडीएफ, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड बनाया गया है, ये भी नबार्ड ही मेंटेन करता है। ओके यहाँ पर मैं इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम नबार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फुल फॉर्म आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर मैं आपको नबार्ड के बारे में बता देती हूँ। सो वी से नबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि इसके नाम में ही आता है रूरल डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट बैंक है, और नबार्ड के लिए ये एक मैंडेट है टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट क्रेडिट and other facilities for the promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage industries, village industries, etc. यानी कि जब हम देखते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, ये है पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है रूरल एरियाज की डेवलपमेंट पर फोकस करना भी नाबार्ड का ही ऑब्जेक्टिव है, नाबार्ड का ही काम है। इसलिए कहा जाता है नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, और क्योंकि एक डेवलपमेंट बैंक है, इनके लिए मैंडेटरी है कि ये क्रेडिट को प्रोवाइड भी करें एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, और साथ ही में ये देखें कि इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रेट इंक्रीज हो,
और अगर इन सेक्टर्स में किसी भी तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो नाबार्ड की ड्यूटी है कि वो इन सेक्टर्स में प्रमोशन करें, इन सेक्टर्स को आगे ग्रो करने के लिए इनकी प्रमोशन करवाई जाए, जिससे कि इन सेक्टर्स में ग्रोथ का रेट बढ़ जाए, इनके प्रोडक्शन लेवल्स भी इंक्रीज हो जाए। इसलिए यहाँ पर मेंशन करा है कि नाबार्ड के लिए ये एक मैंडेट है टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट क्रेडिट, यानी कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड भी करना है और साथ में देखना भी है कि क्रेडिट फैसिलिटीज एक तो सब तक पहुंचे और साथ में जिस तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करा जाए वो भी एक सूटेबल वे हो, यहाँ पर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, और साथ ही में एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, इन सब का डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाबार्ड पर ही है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और इसके बाकी पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट सेज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट and state-owned corporation to enable them to complete the ongoing rural infrastructure projects। यानी कि अब अगर किसी स्टेट के अंदर, अगर किसी स्टेट में कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये आरआईडीएफ का फंड, आरआईडीएफ जो है ये फंड दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट फर्दर इस फंड को लेकर कहां पर इन्वेस्ट करेंगे या फिर कहां पर स्पेंड करेंगे, तो इनको उन्हीं के स्टेट के अंदर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वहां पर इन फंड्स को अलॉट किया जाएगा, उन प्रोजेक्ट्स के लिए इसको स्पेंड किया जाएगा। तो ये जो आरआईडीएफ है ये बेसिकली एक तरह से फंड्स प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर पाए। The scope of RIDF widened to include activities such as rural drinking water schemes, soil conservation, rural health centers and primary schools। यानी कि RIDF के अलग अलग सेक्टर्स हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इनका फोकस था और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया कुछ अलग एरियाज में भी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है रूरल ड्रिंकिंग वाटर, सॉइल कंजर्वेशन, एंड यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेंटर्स खोले गए रूरल एरियाज में, और साथ ही में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स को भी सेटअप किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन करा है कि जो आरआईडीएफ का स्कोप था, जो फोकस था, उसको अब बाकी के और आगे सेक्टर्स तक प्रोवाइड किया गया था। और इसी के साथ में यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज फाइनेंस होती हैं, एक्टिविटीज टू बी फाइनेंस्ड, आरआईडीएफ को जिन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है वो और भी कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रेनेज, फ्लड प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर मैंने और भी कुछ एक्टिविटीज मेंशन कर दी हैं जहां पर आरआईडीएफ फंड की एलोकेशन हो सकती है, इन एरियाज में भी आरआईडीएफ को यूज किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज पर है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारे इश्यूज हैं, सारे एक्टिविटीज हैं, इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो दिस वाज अबाउट आरआईडीएफ। यहाँ पर हमारा आरआईडीएफ यानी कि इस फंड का एक्सप्लेनेशन ओवर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइल मैं आपको एक बार इसका मीनिंग बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर वर्ड मेंशन है फाइनेंशियल, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, कुछ ऐसा जो फाइनेंस से, मनी से रिलेटेड है। और इंक्लूजन का मतलब है टू इंक्लूड, किसी चीज को इंक्लूड करना, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम उन लोगों को और उस एरिया को इंक्लूड कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं जहां पर अभी तक बैंकिंग का कोई एक्सेस नहीं रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कोई बैंकिंग सर्विस नहीं है, किसी तरह के अकाउंट्स नहीं खुल सकते, कोई लोन की फैसिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन एरियाज पर फोकस किया जाएगा, इन एरियाज तक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग इनिशिएटिव से, जिससे कि इन एरियाज को भी हम इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर पाए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन।
अब मैं आपके लिए रीड करती हूँ. इट सेज फाइनेंशियल इंक्लूजन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस, यानी कि यहाँ पर हम एक्सेस दिलवाना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का और साथ ही में क्रेडिट का. पर यहाँ पर हम फोकस किन पर कर रहे हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स. यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रोवाइड करा जा रहा है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही में जो मेन एरिया ऑफ फोकस है वो है लो इनकम ग्रुप. यानी कि अब लो इनकम ग्रुप को भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके इस बैंकिंग सेक्टर के पार्ट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं. पर क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस वीकर सेक्शन पे है, इसीलिए दे हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो कॉस्ट इंकर होएगी इन सर्विसेज के लिए या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट पर जो इंटरेस्ट जाएगा उसके लिए, इट हैज टू बी अफोर्डेबल. क्योंकि अगर ये अफोर्डेबल नहीं होगा तो इन सेक्शंस के लिए कोई फायदा भी नहीं है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज मेक श्योर की जाती है कि जो भी क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करा जाता है इस एरिया को फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस से, वो इन लोगों के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए. इसी के लिए गवर्नमेंट ने काफी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नीचे मेंशन है नेक्स्ट लाइन में. द गवर्नमेंट हैज टेकन फ्यू इनिशिएटिव्स लाइक एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी एक बारी मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, साथ ही में यहाँ पे लिखे हैं बैंक लिंकेज प्रोग्राम यानी कि इनका एम होता है टू डिलीवर financial products and services to the section that lacks access to formal banking. यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, यहाँ पर इस इनिशिएटिव के अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है उस सेक्शन को, सोसाइटी के उस सेक्शन की यहाँ पर बात करी जा रही है, फोकस किया जा रहा है जहां पर फॉर्मल बैंकिंग नहीं है. यानी कि जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी नहीं होती हैं, वहां के लिए गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था. नाउ इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बैंक लिंकेज वर्ड मेंशन है, तो मैं भी इसी के साथ आपको समझा देती हूँ कि ये कैसा होता है. तो बेसिकली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं एनजीओस के साथ और एनजीओस के थ्रू ये बैंक्स से लिंक अप होते हैं. सो इसलिए मैंने लिख दिया है दे गेट लिंक्ड टू बैंक्स थ्रू एनजीओस. एनजीओ के थ्रू ये बैंक से लिंक अप होते हैं और फिर यहाँ पर इनको फैसिलिटीज मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं सच एज ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट, यानी कि सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं बैंक्स के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ से फुलफिल हो जाती है. तो यानी कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है इसका एम है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और ये उस एरिया पर फोकस करते हैं जहां पर अभी तक फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती हैं. ये जो ग्रुप्स हैं ये एनजीओस के थ्रू बैंक से लिंक होते हैं जहां पर इनको अकाउंट्स खोलने की सर्विसेज दी जाती है और साथ में क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाता है. इसी के साथ जो नेक्स्ट टर्म मेंशन है वो है मोबाइल बैंकिंग. तो आई थिंक मोबाइल बैंकिंग एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में आज की डेट में काफी लोगों को पता है, काफी एक्सपोजर है, एंड आई एम श्योर आप में से भी काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा. तो मोबाइल बैंकिंग के लिए वी कैन राइट कि it allows its customers to conduct financial transactions using a mobile. यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स
मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, आपको पता है किस तरह से एक आपके लिए जो ट्रांजैक्शंस करना आसान हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक तरह से आप अपने पूरे अकाउंट को, आप अपने पूरे फंड्स को अपने मोबाइल के थ्रू ही हैंडल कर लेते हो। यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं सच एज ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स, यानी कि अगर आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं, आपको किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, सब कुछ अब मोबाइल के थ्रू हो जाता है। ये एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने लिया था, जिसको कहा जाता है मोबाइल बैंकिंग, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल से ही सारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो किसान क्रेडिट कार्ड्स एक स्कीम है जो इंट्रोड्यूस करी गई थी। स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त अगस्त 1998 में, और इसको इंट्रोड्यूस करा था इंडियन बैंक्स ने। जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स। किसान यानी कि यहाँ पर फोकस किस पर है, फार्मर्स पर, और ये उनका क्रेडिट कार्ड है, यानी कि वो इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं, एक तरह से लोन की तरह ये कार्ड एक्ट करते हैं। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 1998 में बाय द इंडियन बैंक्स, और इनका मोटिव था, जैसे कि इसका नाम है, इसका मोटिव था टू प्रोवाइड लोन्स। अब देखिए, क्रेडिट का मतलब है लोन, किसान का मतलब है फार्मर, यानी कि टू प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स। दिस वाज द मोटिव ऑफ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है। और लास्ट मेंशन करा है यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि यहाँ पर ये योजना भी इंट्रोड्यूस करी गई थी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सटेंडेड एरियाज तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये योजना लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में। सो ये आपको डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट वैसे ही काफी पास आ रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का लॉन्च कब हुआ था, क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और एमसीक्यूज में डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, काफी बारी पूछी जाती हैं, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि इस योजना को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस क्यों करा गया, ये योजना किस चीज पर फोकस करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना को हमने मेंशन करा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर, यानी कि यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनसर्व्ड पॉपुलेशन टू अनसर्व्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक पहुंची ही नहीं है, उस एरिया में फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा था, और इससे उस एरिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा था। ठीक है। तो यानी कि इनके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर। फर्स्ट, कि जिन एरियाज में बिल्कुल भी कोई एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही में इससे वहां के ग्रोथ पोटेंशियल को भी इंक्रीज किया जाए। तो ये सारे इनिशिएटिव से जो गवर्नमेंट ने लिए थे, अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करके इसमें से ये जो योजना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट सेज universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household was the objective, यानी कि इस योजना के अंदर ये चीज मेक श्योर की जा रही थी कि हर एक हाउस होल्ड के लिए, यानी कि फॉर एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी, उन सबके लिए एक बेसिक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये था इस योजना का ऑब्जेक्टिव, कि हर एक हाउस होल्ड का everyone should have one basic banking account, एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट हर एक का होना चाहिए। और ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट को रखें।
नेक्स्ट पॉइंट सेज फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट इज एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। अब अगर बैंक में इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज्यादा बढ़ेगी, वो लोग अपने अकाउंट्स खुलवाएंगे, तो साथ ही में दे विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द क्रेडिट स्कीम्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अवेलेबल है, बिकॉज बैंक अकाउंट के साथ आपको इन सब चीजों की भी गाइडेंस दी जाएगी। तो एक तरह से इस योजना से फाइनेंशियल लिटरेसी का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होएगा, यानी कि लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पता लगेगा और साथ में इंश्योरेंस के बारे में भी। द बेनिफिशरीज विल रिसीव रुपे डेबिट कार्ड हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख, यानी कि इस योजना में लोगों को रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया था जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर हो रही थी 1 लाख तक के लिए। और साथ ही में In addition, there is a life insurance cover of ₹30,000, यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इस योजना के अंडर प्रोवाइड करा जा रहा था लोगों को जिन्होंने 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 2015 तक, इस पीरियड के बीच में जितने भी लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया था, बैंक अकाउंट खुलवाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, उन लोगों को ये लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया था। तो आप देख सकते हैं इन चारों पॉइंट से हमें पता लगता है कि एक तो इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था, और साथ ही में यहाँ पर जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई है, इससे हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही पॉइंट से लोगों को इंकरेज करा जा रहा था अकाउंट्स खोलने के लिए, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करी गई थी जिससे कि लोगों में अवेयरनेस भी आए, इसके बारे में नॉलेज भी आए, और साथ ही में इन बेनिफिट्स के साथ लोग ज्यादा इंकरेज होंगे अपने बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए। सो दिस वाज अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इट सेज स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम से हमें पता लग रहा है ये एक छोटे स्केल पर काम करेंगे और एक फाइनेंशियल बैंक है, यानी कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दूसरों को। तो इट सेज इट इज अ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन intended to further the objective of financial inclusion by primarily undertaking basic banking activities, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाता है, जिसमें आता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना, और यहाँ पर जिस सेक्शन को लोन्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है वो है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, micro and small industries and unorganized sector entities without any restriction in the area of operation, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इस सेक्टर को सर्व किए जाएंगे लोन्स, इन सेक्टर को क्रेडिट दिया जाएगा पर, और इन पर ये एक एडवांटेज है, इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा उनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस को लेकर। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं एक तरह से ये एक फैसिलिटी है, ये एक फैसिलिटी है, ये एक एडवांटेज है, ये एक बेनिफिट है इन सारे यूनिट्स के लिए जो मेंशन है यहाँ पे, स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इन एरियाज में, इन सेक्टर्स को अगर लोन्स की जरूरत है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको यहाँ से लोन मिल जाएगा। करेक्ट। सो लास्ट लाइन में ये मेंशन करा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एरिया ऑफ ऑपरेशन को लेकर, यानी कि जिस भी तरह का काम हो रहा है उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वेयर एज रीजनल रूरल बैंक्स या जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं वहां पर कुछ लेवल की रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरह से कस्टमर्स के लिए हेल्पफुल है इस एडेड फीचर के थ्रू भी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके लिए हम लिखेंगे आरबीआई इशूड गाइडलाइंस ऑन 27th नवंबर, यानी कि 27th नवंबर 2014 में आरबीआई के थ्रू आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइंस इशू करी थी, जहां पर उन्होंने स्टेट करा था रिगार्डिंग लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यानी कि इन बैंक्स को किस तरह से लाइसेंस मिलेगा और इनका जो रेगुलेशन है उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी थी 27 नवंबर 2014 को। तो आप देख सकते हैं इस बैंक का भी जो प्राइमरी फोकस है वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर है जो अभी तक अनसर्व्ड है, यानी कि वो एरिया जहां पर ये सर्विसेज अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है या फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची है। इसी के साथ इट से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर क्रिएटेड pursuant to the announcement in Union Budget 2014-15 presented on 10 July 2014, यानी कि यहाँ पर वो इसके अनाउंसमेंट डेट के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा है these banks will now be able to provide secured and legal loans, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अब लीगल और सिक्योर्ड लोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू एमएसएमईज। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज एसएमई। एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको कैटेगराइज किया जाता है एज माइक्रो और स्मॉल और मीडियम बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कैपिटल, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इट हैज, यानी कि इन एंटरप्राइजेस में जितना कैपिटल होता है उसके बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। करेक्ट। So it says these banks will now be able to provide secured and legal loans to MSMEs and SMEs, bringing them under the area of financial system. यानी कि जब हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस करेंगे, इनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, तो एक तरह से हम इनको भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अब इंक्लूड करेंगे। So this was all about small finance bank. Next topic है payments bank. So what do we understand by payments bank? We can say it is like any other bank. It is like any other bank ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल, यानी कि जो पेमेंट बैंक है ये स्मॉल स्केल पर ऑपरेट होता है। और साथ ही में इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बैंक्स ऑपरेट होते हैं विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क, विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क। यानी कि पहली चीज ये स्मॉल स्केल पर रन होंगे और दूसरी चीज यहाँ पर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। ऐसा क्यों है अब हम देखते हैं। इट सेज अ पेमेंट बैंक इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक दैट विल अंडरटेक ओनली सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग फंक्शन, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बैंक की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग एक्टिविटीज को, रिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग फंक्शंस को ही किया जाता है, इसीलिए ये एक स्मॉल स्केल पर होते हैं और इसीलिए यहाँ पर कोई क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता है। साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा है कि पेमेंट बैंक का जो फंक्शन होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में जितने इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस मेंशन है उसी के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेमेंट्स बैंक, पेमेंट्स बैंक किस तरह से हेल्प करते हैं एरियाज में। सो वी कैन से इट फैसिलिटेट्स, इट फैसिलिटेट्स money transfers, money transfers and sell insurance एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, इनमें क्या होता है, तो एक तो मनी ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं, साथ ही में ये इंश्योरेंस भी सेल करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर ये क्यों मेंशन है कि इनका क्रेडिट रिस्क जीरो होता है, इनका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। ऐसा क्यों है? बिकॉज पेमेंट बैंक कैन इशू, पेमेंट बैंक कैन इशू डेबिट कार्ड्स, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड्स इशू कर सकता है, बट बट नॉट क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं कर सकते हैं, ये क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं करेंगे, सिर्फ डेबिट कार्ड्स इशू करते हैं। और साथ ही में ये पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड, इनको अलाउ नहीं करा जाता है कोई भी लेंडिंग एक्टिविटी करने के लिए। सो दे आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक, they are not allowed to undertake any lending activity at all, any lending activity at all।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यों मेंशन था कि ये बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग फंक्शंस तो करते हैं, पर एक रिस्ट्रिक्टेड वे में करते हैं, बिकॉज यहाँ पर फंड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, डेबिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, पर कोई भी तरह की लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर कुछ भी तरह की क्रेडिट कार्ड्स नहीं प्रोवाइड किए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इट सेज द पेमेंट बैंक्स आर प्रपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। पेमेंट बैंक को रजिस्टर किया जाता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और ये रजिस्ट्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013। और जो पेमेंट बैंक्स का लाइसेंसिंग होता है वो किया जाता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। साथ ही में यहाँ पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी रखी जाती हैं, जैसे कि हमने देखा है पेमेंट बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि वो किसी भी तरह की लेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, और साथ ही में ये जो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि जो पेमेंट बैंक है उसको इंट्रोड्यूस करा गया है जो फैसिलिटेट करता है तीन चीजों को, मनी ट्रांसफर को, म्यूचुअल फंड्स के ट्रेड को, और साथ ही में हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इंश्योरेंस भी सेल करते हैं। इनका क्रेडिट रिस्क होता है 0, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड ही नहीं करा जाता, यहाँ पर किसी भी तरह की लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ इस पॉइंट के साथ ही मैं मेंशन कर देती हूँ कि जो पेमेंट बैंक्स हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को सेटअप करा है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी पेमेंट बैंक्स के जो इस एक्सप्लेनेशन को और भी इजी और बेटर बना देगा आपके लिए। सो पेमेंट बैंक के एग्जांपल में आता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था इन मार्च 2017। साथ ही में आता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को लेने के बाद आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में एक ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर वर्ड मेंशन है पेटीएम, जो कि काफी हद तक लोग यूज करते हैं आज के डेट में। सो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मनी ट्रांसफर किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर किसी भी तरह के लोन की एक्टिविटी यानी कि किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए इनका क्रेडिट रिस्क होता है 0। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। It says a non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट है, एक तरह का लोन होता है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही में इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो ओवरड्यू रह रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी कि अगर 90 डेज तक किसी भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पेमेंट की जो पेमेंट होती है वो ओवरड्यू रहती है 90 डेज तक, तो उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ये पेमेंट बैंक के पास नहीं आ रही है। और जब हम इस फेलियर ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज आते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, यानी कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है। एनपीए मतलब पेमेंट नहीं आई है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट की, और ये 90 डेज तक
पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अब इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आती है एनपीए की वो है सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि एसेट्स which have remained एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी कि जब तक ये एनपीए की पेमेंट नहीं आती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स तक या उससे कम तक, उसको रखा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 12 मंथ से इसकी पेमेंट नहीं आई है। पर जो सेकंड कैटेगरी है डाउटफुल एसेट्स की, वहां पर लिखा है एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स, यानी कि जब पहले 12 मंथ्स तक पेमेंट नहीं आई तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रखा गया था। पर अब अगर इस कैटेगरी में रहते हुए भी 12 मंथ्स हो जाते हैं तो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। लास्ट आता है लॉस एसेट। तो एज पर आरबीआई लॉस एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, यानी कि अब जब बैंक को लगता है कि ये पैसे आएंगे ही नहीं, ये अनकलेक्टेबल है, तो उसको लास्ट कैटेगरी यानी कि लॉस एसेट्स में कैटेगराइज किया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ पर एनपीए का मीनिंग और इसकी कैटेगराइजेशन समझ आ गई होगी। इट सेज a non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days, यानी कि पहले जब 90 डेज तक इसकी पेमेंट नहीं आएगी उसके बाद हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब अगर ये पीरियड जो पेमेंट ना आने का पीरियड है अगर ये 12 मंथ्स तक जाता है तो उसको कैटेगराइज किया जाता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आने के बाद भी अगर और एक्स्ट्रा 12 मंथ्स तक इसकी पेमेंट नहीं आती है तो ये डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में जाता है। और इस पीरियड को एक्सीड करने के बाद इसको लॉस एसेट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है, जहां पर ये माना जाता है कि ये एसेट का लॉस हो चुका है और यहां से पैसे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो नाउ वी मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होते हैं? इट सेज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्ड मेंशन है नॉन बैंकिंग, राइट? तो इसीलिए हम लिखते हैं दे डू नॉट हैव फुल बैंकिंग लाइसेंस, यानी कि ये पूरी तरह से इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। और साथ ही में दे आर नॉट सब्जेक्ट टू बैंकिंग रेगुलेशंस, क्योंकि इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है पूरा, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए भी दे आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल। साथ ही में यहाँ पर कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि एनबीएफसी के अंडर आपको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। शेयर्स और बॉन्ड्स का परचेज भी कर सकते हैं, तो इसलिए लिखा है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक अ नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, यानी कि यहाँ पर अलग अलग आपको एरियाज मेंशन करे हैं। अगर इन एरियाज में से किसी भी एक्टिविटी में आप एंगेज होना चाहते हैं तो वो आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। पर साथ ही में यहाँ पर मेंशन है इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हु डज बिजनेस any institution whose principal business is that of agriculture activity, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बिजनेसेस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर सिक्योरिटीज के अलावा किसी भी गुड का परचेज या सेल नहीं होता है, इसलिए मेंशन करा है परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज or providing any service or sale or purchase or construction of immovable property is not going to be done over here. तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ आपको, अगेन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो इस कैटेगरी में इंक्लूड होता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, और एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज, इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो जब हम यहाँ पर कहते हैं, अब जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एनबीएफसी भी दो टाइप के होते हैं। एनबीएफसी भी दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं इसमें। एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एक होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। सो जैसे कि यहाँ पर नाम से पता लग रहा है, नॉन डिपॉजिट यानी कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये किसी भी तरह के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये चाहे किसी भी फॉर्म में हो। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में किसी भी तरह की डिपॉजिट्स नहीं लिए जाएंगे। ये अपने फंड्स को यूज करते हैं, या अपने फंड्स को यूज करते हैं लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दे यूज देयर मनी टू प्रोवाइड लोन्स। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। तो हम लिख सकते हैं टेकिंग और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इस कैटेगरी में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, बट यहां पर भी मेंशन करा है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो ये पॉइंट आप मत भूलना, ये पॉइंट आपके लिए याद रखना जरूरी है। और क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर हम ये भी मेंशन कर देते हैं दैट डू नॉट इशू दे डू नॉट इशू चेकबुक्स और डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यानी कि यहाँ पर हमने दो टाइप्स के एनबीएफसी को स्टडी करा है। एक नॉन डिपॉजिट है जहां पर किसी तरह का कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, वो भी अपने पैसों से करेंगे, डिपॉजिट से नहीं करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी कि जहां पर एनबीएफसी डिपॉजिट्स लेगा वहां पर ये डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स नहीं हो सकते। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनकी डिमांड किसी भी टाइम पे हो सकती है, यानी कि जिसका विड्रॉल कभी भी हो सकता है, जस्ट लाइक वी हैव इट इन सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसीलिए साथ में कोई चेकबुक्स और डेबिट कार्ड्स भी इशू नहीं किए जाते हैं। So this was all about NBFC. Next point says NBFC and banks are not they are similar but they are not same, क्योंकि हमने देखा वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं और जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है वो एक कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स रख सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली बैंक की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। तो अब क्विकली हम इन पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। इट सेज एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स and they are not a part of payments and settlement system। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये कंप्लीट बैंक की तरह नहीं है। So they are not a part of payments and settlement system and they cannot issue checks drawn on itself। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट पॉइंट है कि एनबीएफसी में डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और साथ ही में ये अपने चेक्स भी इशू नहीं कर सकते हैं। Last point says Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation do not provide deposit insurance facility to the depositors of NBFC। यानी कि जो लोग अपने पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है, जिससे कि आप इस पॉइंट को इजीली समझ पाए। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी एक प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस accruing to accruing to bank deposits accruing to bank deposits if a bank fails if a bank fails financially
यानी कि अगर कोई बैंक फाइनेंशियली फेल हो जाता है एंड इट हैज नो मनी, it has no money to pay to its depositors, यानी कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक बैंक फेल हो जाता है और वो अपने डिपॉजिटर्स को उनका डिपॉजिट वापस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी से कुछ हद तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है इस लॉस के लिए। पर ये फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, एनबीएफसीज के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है। यानी कि नॉर्मली अगर हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे वहां पर ये फैसिलिटी रहती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी वहां पर मिलती है। अगर बैंक फेल भी हो जाएगा, लॉसेस में चला जाएगा, बंद भी हो जाएगा, तब भी हमें कुछ अमाउंट तो वापस मिलेगा, राइट। पर एनबीएफसी के अंडर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। So this was the last point related to NBFCs। इसी के साथ हमारे आज की क्लास के सारे टॉपिक्स ओवर होते हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बैंकिंग कोर्स है, ये जो बैंकिंग कोर्स है, इसका हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पहले कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हमने इसका फोर्थ पार्ट कवर करा है और इसका एक लास्ट फिफ्थ पार्ट भी बचा है जिसकी क्लास होगी कल शाम को 5 बजे। साथ ही में मैंने टैक्सेशन सिस्टम का भी एक पार्ट 1 की क्लास ली थी। इसका पार्ट 1 हो चुका है कवर कल। अगर किसी ने मिस करा है तो वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप जाकर उस क्लास को जरूर अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही में इसका जो सेकंड पार्ट होएगा उसकी क्लास होएगी 9 मार्च को शाम को 9 बजे। सो बाकी के स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट को 9 मार्च को 9 o'clock कवर कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी स्क्रीन पर ये बेल आइकन आ रहा होगा, जरूर आप इसको प्रेस करें। इसको प्रेस करने से आपको हमारी क्लास के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और साथ ही में अनअकैडमी के अभियान चैनल पर, जहां पर मैं करंटली क्लास ले रही हूँ, यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी 100K का टारगेट अचीव करने वाले हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स 100K होने वाले हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करें। अभी तक आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे चैनल के लिए, हम सारे ही एजुकेटर्स के लिए। तो ये एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव कर पाए और आपके प्रेपरेशन प्रोसेस को और भी बेटर बना पाए। जितने भी स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलना। मेरा रेफरल कोड है Sonal10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। So thank you all for joining in today. See you all in the next class.